नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर दो गोलियां देवराज गुलेरिया को लगती है। जैसे ही सभी ने उस दिशा में देखा तो देवराज गुलेरिया को जिसने गोली मारी थी वो कोई और नहीं बल्कि रानी आलिशा थी। तो वही यशवंत मल्होत्रा को मारने वाली बड़ी रानी थी और उनके साथ में यहाँ पर महेंद्र पीरामल भी खड़े हुए थे। इधर जैसे ही सभी ने उस दिशा में देखा तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पार्वती मल्होत्रा और उनके साथ सुहासिनी मारवा खड़ी थी। वो दोनों ही यहाँ पर धर्मराज मारवा और यशवंत मल्होत्रा के लिए चिल्ला रही थी। अब उन्हें देखकर यहाँ पर अब यशपाल अग्रवाल अब अपने मन में ही सोचते हैं, रानी साहिबा ये रहा मेरा पलटवार। वैसे तोहफा कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये तोहफा पसंद आया होगा, क्योंकि यही मेरा एक बेस्ट तोहफा था तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपनों के लिए। और ये कहते हुए ही वो यहाँ पर नताशा की गोद में अब बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि यशपाल अग्रवाल को भी यहाँ पर एक गोली लगी थी। उन्हें ऐसे देखकर अब नताशा कहती है, अनिका अनिका प्लीज प्लीज सेव माय फादर। जो हाल यहाँ पर नताशा का था वही हाल अब यहाँ पर पार्वती मल्होत्रा का भी था, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर अपने सामने अपने अपनों को इस तरह से जाता हुआ नहीं देख सकते थे। इसलिए वो भागकर यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा के पास जाकर अब पार्वती भी यशवंत मल्होत्रा के सिर को अपने गोद में रख लेती है और कहती है, उठिए उठिए ना प्लीज प्लीज, देखिए ना, इतने सालों के बाद तो मुझे पता चला है कि आप जिंदा हैं। अब आप ऐसे नहीं जा सकते। और ये कहते हुए ही वो यहाँ पर स्वाति को आवाज लगाने लगती है। तो वहीं बड़ी रानी भी यहाँ पर अपने कदमों को यशवंत मल्होत्रा की तरफ बढ़ा देती है। तो वहीं रानी आलिशा अब अपने कदमों को देवराज गुलेरिया की तरफ बढ़ा देती है, जहाँ पर करण और राजीव दोनों ही भागकर अपने पापा देवराज गुलेरिया के पास जाते हैं। ये सब देखकर अब धर्मराज मारवा अपने चेहरे के मास्क को हटाकर कहते हैं, बेटा बेटा मुझे माफ कर दे। तो अब यहाँ पर क्योंकि धर्मराज मारवा भी धनंजय के सामने अब एक ड्रामा करते हैं और वो धनंजय से कहते हैं, मेरी गलती थी। इधर यहाँ पर ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब अपने हाथ में लिए हुए एक तलवार के साथ अब वो यहाँ पर धर्मराज मारवा के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, मानो वो इसी तलवार के साथ अभी उसके धड़ को अलग कर देंगे। इस तलवार को ले जाकर धनंजय यहाँ पर उनकी कोई भी बात न सुनते हुए सीधा ही उसके ऊपर अटैक करने वाले थे कि तभी उनके सामने यहाँ पर सुहासिनी मारवा आ जाती है अपने पति को बचाने के लिए। और इधर यहाँ पर आने के बाद अब वो यहाँ पर धनंजय से कहती है, तुझे जिंदा देखकर सच में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है धनंजय। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बात भी जरूर कहूंगी, जितनी खुशी मुझे तुम्हें देखकर यहाँ पर हो रही है उतनी ही खुशी मुझे यहाँ पर अपने पति को देखकर भी हो रही है, क्योंकि इसके बारे में भी मैं यही सोचती थी कि वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। और ये कहते हुए ही वो भी यहाँ पर धर्मराज मारवा की तरफ देख कर कहती है, क्या आपसे कोई गलती हुई है जो हमारा बेटा आपको मारना चाहता है? क्योंकि जैसे ही सुहासिनी मारवा ने धनंजय को यहाँ पर तलवार अपने हाथ में लिए हुए देखा तो एक पल के लिए उन्हें शक हो जाता है कि जरूर धर्मराज मारवा ने कुछ किया है, तभी तो धनंजय इस तरह से उन्हें मारने के लिए तैयार है। इधर सुहासिनी मारवा की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर धर्मराज मारवा कहते हैं, तुम बीच से हट जाओ सुहासिनी, मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है, क्योंकि जो पाप मैंने किए हैं बस धनंजय मुझे उन्हीं पापों की सजा दे रहा है। इधर उसकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर फिर से सुहासिनी मारवा कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? हमारा बेटा है वो, भला अपने हाथों से वो आपको कैसे मार सकता है? और ये कहते हुए ही अब सुहासिनी मारवा अब धनंजय की तरफ देख कर कहती है, क्या कर रहे हो तुम? हाँ क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? मैं मानती हूँ कि तुम्हारी परवरिश तुम हमेशा से ही राजमहल के थे, लेकिन क्या तुम ये भूल जाओगे कि तुम्हें जन्म देने वाले ये तुम्हारे पिता थे? इसलिए अच्छा क्या ये सब देखकर तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? इधर सुहासिनी मारवा की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, बीच से हट जाइए माँ, आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा।
क्योंकि इन्होंने इन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए यही इनकी सजा है। इसलिए आपको हम दोनों के बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब सुहासिनी मारवा एक जोर का थप्पड़ अब यहाँ पर धनंजय पीरामल को मार देती है, क्योंकि वो अब तक यहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल अबोर्ड नहीं कर पा रही थी। और वो उनसे कहती है, तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते हो। आज आज मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया। ये खून खराबा तुम्हें कब से पसंद होने लगा धनंजय। मैं तो तुम्हारे लिए यही सोचती थी कि भले ही तुम राजमहल में रह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हो तो हमारे ही बेटे। लेकिन आज तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे सच में बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी तुम्हारा ये रूप भी देखूंगी। अपनी माँ की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, ये मेरा तरीका नहीं है। ये सब आपके पति और उनके दोस्तों ने शुरू किया था, क्योंकि मैं तो ये सब कभी शुरू करना ही नहीं चाहता था। लेकिन हाँ, जब शुरू उन्होंने किया है तो खत्म तो अब किसी को करना ही पड़ेगा ना। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने दूसरे हाथ से सुहासिनी मारवा को अब यहाँ से साइड करते हुए वो अब यहाँ पर धर्मराज मारवा के ऊपर अब अटैक करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर सुहासिनी मारवा अब चिल्लाते हुए कहती है, रुक जाओ धनंजय, देखो तुम्हें मेरी ममता का वास्ता। मैं तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई हूँ ना, तो प्लीज उसी का वास्ता रख लो। भले ही मैंने तुम्हारी परवरिश नहीं की हो, तुम मेरे पति को नहीं मार सकते हो, और वो भी मेरी आंखों के सामने। इधर सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल का हाथ अचानक से ही वही रुक गया था, और वो अब अपनी माँ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब आपको मुझसे इस दुनिया में लाने के लिए मुझसे कुछ चाहिए। इस बात पर अब सुहासिनी मारवा अपने आंसुओं को पूछते हुए ही कहती है, मुझे मेरे पति की जिंदगी चाहिए धनंजय, और कुछ भी नहीं। इधर सुहासिनी मारवा की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है दीदी, आपके पति को जिंदगी, लेकिन हाँ याद रखिएगा मिसेज सुहासिनी धर्मराज मारवा, इसके बाद आपका मेरे ऊपर कोई भी एहसान नहीं है। क्योंकि अगर आज मैंने ये एहसान उतार दिया कि आप मुझे इस दुनिया में लेकर आई थी, उसके बाद आप कभी मुझे इस बात का जिक्र तक नहीं करेंगी, और ना ही मेरा आपके साथ कोई रिश्ता रहेगा, और इवन मेरा तो क्या, आपका मुझसे और मेरे बेटे से किसी से कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, कौन सा बेटा, किसका बेटा? अरे आखिर तुमने और आयशा ने मेरे बच्चे रोहित के लिए किया ही क्या है? कौन से बेटे की बात कर रहे हो तुम? इधर ये सुनते ही नताशा, जिसकी गोद में बेहोश सब यहाँ पर यशपाल अग्रवाल थे, वो अब सुहासिनी मारवा की तरफ देख कर कहती है, आपने और आपके पति ने मेरे बच्चे रोहित के लिए क्या किया है? ये सारी बातें सुनकर तो यहाँ पर पार्वती मल्होत्रा कहती है, देखिए अभी ये सही वक्त नहीं है ये सारी बातें करने का। इस बात को सुनकर अब बड़ी रानी कहती है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये वक्त तो इन लोगों को मारने का है। इस समय ये सारी बातें करने का यहाँ पर कोई समय ही नहीं है। इसलिए जो यहाँ पर हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। और ये कहते हुए ही बड़ी रानी एक और गोली भी यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा के ऊपर चला देती है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने काम को पूरी तरह से अंजाम देना चाहती थी। इधर ये देखकर तो यहाँ पर पार्वती मल्होत्रा अब जो बिल्कुल बौखला जाती और कहती है, किशन, स्वाति, अरे अपने पापा को बचाओ, अदरवाइज आज वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेंगे। और इधर अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब उनके पास आ जाती है, और सबसे पहले वो अपनी माँ को एक व्हील चेयर पर बैठाते हुए कहती है, आप पहले खुद को संभालिए माँ। इधर ये सुनते ही अब पार्वती मल्होत्रा बड़ी रानी को की तरफ देखती और कहती है, सच कहूँ तो मेरा मन तो कर रहा है कि तुम सुहासिनी धनंजय से मेरा मन तो कर रहा है कि तुम सुहासिनी धनंजय से कहाँ है वही बात मैं तुमसे कहूँ, क्योंकि अभी जो सुहासिनी ने धनंजय को जो बातें कही हैं वो सब मैं तुम्हें भी कह सकती हूँ, लेकिन मैं वो नहीं कह सकती हूँ अपनी ममता के हाथों, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। क्योंकि अगर सच बात तो यहाँ पर पार्वती भी जानती थी, क्योंकि बड़ी रानी तो खुद यशवंत मल्होत्रा की बेटी थी। इधर अपनी ममता के हाथों मजबूर होते हुए इसलिए मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ। और ये कहते हुए वो भी यहाँ पर स्वाति से कहती है, मेरी बच्ची स्वाति, तू अपने पापा को बचा लेगी ना? देख, तू अपने पापा को कुछ भी नहीं होने देगी।
अनिका, अनिका बेटा सुन रही हो ना अनिका? इधर ये सुनते ही अनिका भी यहाँ पर अपने सेंस में आती है और कहती है इन्हें इन्हें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना होगा। अनिका की ये बात सुनते ही रानी आलिशा अनिका को हैरानी से देखते हुए कहती है आप ये नहीं कर सकती हैं अनिका। और ये कहते हुए आलिशा अब देवराज गुलेरिया के ऊपर एक बार और फायर करने ही वाली थी कि तभी राजीव गुलेरिया भी यहाँ पर उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहते हैं रुक जाओ तुम, ये क्या कर रही हो तुम? इन्होंने कहा है ना कि इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, तो बस अभी यहीं पर ही स्टॉप करो। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब कविना आलिशा उनकी तरफ अब हैरानी से देखती हो कहती हैं गलतियां? सच में आपको अपनी आवाज आ रही है कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आप बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं वो आपके वर्ड नहीं हैं, क्योंकि इनकी गलतियां कोई गलतियां नहीं थी। इधर आलिशा की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, ये पापा है मेरे और तुम मेरी बेटी हो। इधर राजीव की ये बात सुनते ही रानी आलिशा कहती है इस शहर की राजमाता हमारी नानी माँ के साथ जो कुछ भी इन्होंने किया था ना, हम उसे कभी भी जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं और उसके लिए इनकी यही सजा है, इसलिए आप प्लीज इन्हें मत बचाइए। और ये कहते हुए आलिशा अब एक जोर की लात यहाँ पर देवराज गुलेरिया के सीने पर मारती है। इधर अपनी बेटी की ये हरकत देखकर तो राजीव गुलेरिया अब अपनी जगह पर गुस्से में लाल पीले होते हुए खड़े हो जाते हैं और वो आलिशा को एक थप्पड़ मारने ही वाले थे कि तभी उनके कानों में बड़ी रानी की आवाज आती है खबरदार राजीव गुलेरिया, हमारी बेटी को छू कर तो देखो, हम आपको अभी मौत के घाट उतरवा देंगे। और इतना ही नहीं, गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी का नामो निशान भी हम इस दुनिया में नहीं रहने देंगे। और ये कहते हुए ही बड़ी रानी अब यहाँ पर अनिका की तरफ देखती है और कहती है